नमस्कार दोस्तों काफ़ी दिनों से EPS 95 पेंशनर्स माननीय EPS 95 पेंशनर्स की तरफ से कमेंट आ रहे थे कि जो 24 अगस्त को 2 जज की बेंच का फैसला आया था उस फैसले को हिंदी में बताया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस पूरे फैसले को हिंदी में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटा से छोटा बने और जल्दी से जल्दी मेन पॉइंट पढ़ें। इसके लिए जल्दी से ये वीडियो पूरा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये दोस्तों पूरा जो फैसला आया था उसका हिंदी कन्वर्जन है, तो हिंदी में पढ़ेंगे हम। चलिए दोस्तों, कार्यान्वयन की मांग। इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 4 अक्टूबर 2016 CS 10013/201 RC गुप्ता एवं अन्य आदि बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य। और दूसरा है SLPC संख्या 8658/2019 का 59 निर्णय को चुनौती देना और उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/10/2018 केरल में रिट याचिका C संख्या 602/2015 और 13/120/2015 शुरू में थी। इस न्यायालय द्वारा 1/4/2019 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद SLPC संख्या 16/721/22/2019 के संघ के कहने पर भारत ने इसी फैसले को चुनौती देते हुए दिनांक 12/10/2018 को पेश किया। इस न्यायालय के समक्ष 12/7/2019 को वरीयता देने में हुई देरी को माफ़ करते हुए SLP ने कहा, इस कोर्ट ने निर्देश दिया कि SLP को समीक्षा के साथ सूचीबद्ध किया जाए। तो दोस्तों ये केस को वापस सूचीबद्ध किया था नए तरीके से। इसके बाद में अब मेन टॉपिक को पढ़ेंगे। केरल उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच जिसके द्वारा पूर्व के निर्णय दिनांक 12/10/2018 की सूता थी पर संदेह किया गया और मामले को पूर्ण पीठ के पास भेज दिया गया, यानी उच्च न्यायालय में। श्री सुंदरम ने भी के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। मेसर्स पवन हंस लिमिटेड और अन्य में यह न्यायालय बनाम विमानन कर्मचारी संगठन और अन्य स्केल तथा विशेष रूप से निर्णय के अनुच्छेद 6.6 ये प्रस्तुत किया गया था कि द्वारा जारी किए गए निर्देशों के परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12/10/2018 में लाभ हो गया। कर्मचारियों को पूर्ण व्यापी रूप से प्रदान किया जाता है जिसमें मोड़ बड़ा असंतुलन पैदा करेगा। इसके बाद इस अदालत ने SLPC को खारिज करने के आदेश को वापस ले लिया। 2019 की संख्या 8658/8659 और मामलों के पूरे समय को होने का निर्देश दिया गया था निपटान के लिए, जो कि सूचीबद्ध है। इसके बाद में 5वां पॉइंट है, यहाँ ये उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ केरल ने अपने आदेश दिनांक 12/10/2018 में 2 के निर्णय पर भरोसा किया था। इस न्यायालय के न्यायाधीश RC गुप्ता ने कहा कि निर्णय को रद्द किया गया था। और दोस्तों ये पूरा जो उस आदेश है उसकी हिंदी कॉपी है और इसमें एक आध पेज को हम छोड़ रहे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसको, ताकि समय कम से कम लगे और 10-12 मिनट में पूरा वीडियो बन जाए और आपको सही अपडेट मिल सके। इसके बाद में परंतु को पढ़ने पर हम पाते हैं कि इस संदर्भ में योजना के शुरू होने की तारीख या जिस तारीख को वेतन अधिकतम सीमा से अधिक है वे तारीखें हैं जिनसे प्रयोग किए गए विकल्प की गणना की जानी है, यानी पेंशन योग्य वेतन के लिए। उक्त तिथियां कट ऑफ तिथियां नहीं है करने के लिए नियोक्ता कर्मचारी की योग्यता का निर्धारण के खंड 11(3) के प्रतुंग के तहत उनके विकल्प का संकेत दे। पेंशन योजना में कुछ इसी तरह का दृश्य है जिसमें से आने वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा लिया गया, जो कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा, जिसमें विशेष अनुमति याचिका की संख्या 7074 क्षेत्रीय भविष्य निधि द्वारा दायर आयुक्त को इस न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। 31/3/2016 में 4 पॉइंट पे है। हमारे विचार में एक लाभकारी योजना, यानी कि पहला एक के संदर्भ में पराजित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कट ऑफ तिथि विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां नियोक्ता ने वास्तविक का 12% जमा किया था वेतन और 5,000 रुपये या रुपये की अधिकतम सीमा का 12% नहीं, यानी 6500 रुपये प्रति माह, जैसा भी मामला हो।
9 नंबर पॉइंट है, हम यह नहीं देखते हैं कि पैरा 26 के तहत विकल्प का प्रयोग कैसे किया जाता है। भविष्य निधि योजना को रोकने के लिए लगाया जा सकता है। कर्मचारियों को पैरा के तहत सम्मान विकल्प का प्रयोग करने से 11(3) पैरा के तहत यदि नियोक्ता और कर्मचारी दोनों विकल्प चुनते हैं तो वास्तविक वेतन के विरुद्ध जमा करें, न कि अधिकतम राशि पर। भविष्य योजना के पैरा 26 के तहत विकल्प का प्रयोग। तीसरा पॉइंट है, भारत संघ बनाम ए मजीद कुंजू की रीट अपील संख्या, और इसके बाद में भविष्य निधि आयुक्त के विरुद्ध है। चौथी, इन विशेष अनुमति याचिकाओं को 26/4/2016 को सूचीबद्ध करें। जैसा कि प्रार्थना की गई है, स्वतंत्रता है अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए दी गई है। पैरा 26(6) के तहत विकल्प खंड के तहत विकल्प के प्रयोग के लिए आवश्यक अग्रदूत 11(3), इसलिए ऐसे विकल्प का प्रयोग नहीं होगा। क्लॉज के तहत एक और विकल्प के प्रयोग को रोकना। पेंशन योजना के जब तक परिस्थितियां इस तरह के फौजदारी का वारंट स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। और उपरोक्त के अलावा ऐसी स्थिति में जहां जमा 12% पर नियोक्ता का हिस्सा वास्तविक वेतन पर रहा है और सीलिंग राशि नहीं, हम नहीं देखते कि कैसे प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को फाइल करने से दुख हो सकता था। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो कि पेंशनरों के पक्ष में है कि अगर फंड कमिश्नर को ये लागू करने में इससे दुख कैसे हो सकता था। उच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच के समक्ष LPA सभी की भविष्य निधि आयुक्त को करना आवश्यक है। मामला खातों का एक समायोजन है जो बदले में होगा। कुछ कर्मचारियों को फायदा हुआ है। सबसे अच्छा क्या प्रोविडेंट कमिश्नर कर सकते थे और जिसकी हम अनुमति देते हैं उसे वर्तमान आदेश के तहत सभी की वापसी की मांग करना है। ऐसी राशि जो संबंधित कर्मचारियों के पास हो सकती है और उनके भविष्य निधि खाते से लिया गया या निकाला गया, उन्हें खंड के परंतु का लाभ देने से पहले पेंशन योजना के 11(3) एक बार इस तरह की वापसी में की जाती है। जो भी मामले ऐसे रिटर्न देय है, परिणामी लाभ इस आदेश के अनुसार उक्त को प्रदान किया जाएगा। इसके बाद में RC में फैसले पर भरोसा। RC गुप्ता की फैसले में भरोसा। केरल के उच्च न्यायालय ने फैसले में निम्नलिखित टिप्पणियां की। पहला, प्रथम श्रेणी के मामलों में चुनौती 32 इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने तारीख पर जोर दिया है बिना किसी के संयुक्त विकल्प के प्रयोग के लिए औचित्य। दूसरे शब्दों में पैरा 11 का परंतुक पेंशन योजना में कट ऑफ तिथि बिल्कुल भी निर्धारित नहीं है। प्रदान करने के लिए कट ऑफ तिथि ऐसी कोई शर्त या पेंशन योजना के तहत लाभ का प्रभाव होगा। कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों में वर्गीकृत करना उक्त तिथि से पहले या बाद में। इसके बाद में 6.1 उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तब पाया कि प्रभाव पेंशन योजना में संशोधन निम्नलिखित वर्गों का सर्जित किया गया। दिनांक 1/9/2014 के आधार पर पेंशन भोगी। फर्स्ट है, कर्मचारी जिन्होंने 1995 की पैरा 3 के तहत विकल्प का प्रयोग किया है 1/9/2014 को सेवा में बने रहना। और दूसरा है, कर्मचारी जिन्होंने अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, यानी 1995 की योजना के पैरा 11(3) के परंतुक और 1/9/2014 को सेवा में बने रहना। तीसरा है, कर्मचारी जो 1/9/2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं के अनुच्छेद 11(3) के तहत विकल्प का प्रयोग किए बिना। और चौथा है, कर्मचारी जो 1/9/2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो अब दोस्तों हम सीधा फैसला जो अभी दिया गया है वो देखेंगे, क्योंकि इससे वैसे टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए जल्दी ये देखते हैं। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना के आधार पर वास्तविक उनके द्वारा लिया गया वेतन अलग रखा जाता है। कर्मचारी विकल्प का प्रयोग करने के हकदार होंगे बिना EPF योजना के पैरा 26 द्वारा निर्धारित एक तारीख पर जोर देकर ऐसा करने में प्रतिबंधित किया जा रहा है। और एक एक्स्ट्रा पेज है, एक कोष की परिभाषा। इसके अलावा सरकार की बाध्यता CPF योजना के तहत एक कर्मचारी को देने के लिए उसके खाते में मिलते ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, खोला और उसकी सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हो जाता है जब उसके अधिकार भविष्य निधि के संबंध में सरकार अंततः क्रिस्टलीकृत और उसके बाद कोई वैधानिक दायित्व नहीं कायम है। क्या अभी भी एक नैतिक दायित्व बना हुआ है, यह एक अलग मामला है। दूसरी ओर पेंशन के तहत योजना सरकार की बाध्यता तब तक शुरू नहीं होती
जब तक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, जब केवल ये शुरू होता है और ये जारी रहता है कर्मचारी की मृत्यु तक। इस प्रकार एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी सरकार का कानूनी दायित्व पेंशन के तहत भविष्य निधि खाता समाप्त होता है। योजना ये शुरू होती है। भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले नियम और इसका योगदान नियमों से बिल्कुल अलग है। गवर्निंग पेंशन, अतः ये उचित नहीं होगा कि तर्क दें कि पेंशन सेवानिवृत्त लोगों पर क्यों लागू होता है। पीएफ सेवानिवृत्ति लोगों पर भी समान रूप से लागू होगा। यह होने के नाते कानूनी स्थिति प्रत्येक व्यक्ति पीएफ सेवानिवृत्ति के अधिकार अंत में उनकी सेवानिवृत्ति पर क्रिस्टलीकृत उसके बाद जारी नई दायित्व बना रहा है, और दूसरी ओर के संबंध में पेंशन सेवानिवृत्ति दायित्व उनकी मृत्यु तक जारी रहा है। पेंशन के संबंध में राज्य का सतत दायित्व रुपये के मूल्य में गिरावट से सेवानिवृत्त लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बढ़ती कीमतें जो पहले से प्राप्त कोष पर विचार कर रही है, पीएफ सेवानिवृत्त लोगों द्वारा उन पर इतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, कर्मचारी पेंशन योजना। यह प्रस्तुत किया गया था कि बीच का अंतर, एक तरफ भविष्य निधि योजना और दूसरी तरफ पेंशन योजना। दूसरे की अच्छी पहचान थी। पूर्व योजना के तहत योगदान के रोजगार के दौरान नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा किया गया कर्मचारी को अर्जित ब्याज के साथ कर्मचारी को दिया जाएगा उस पर उनकी सेवानिवृत्ति के समय। इस प्रकार इसकी ओर से दायित्व भविष्य निधि योजना के संचालक समाप्त हो जाएंगे के बाद कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, जबकि पेंशन के तहत दायित्व कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर योजना शुरू होगी। पूर्व योजना के तहत देयता केवल जमा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करने और बनाने के लिए थी, उनकी सेवानिवृत्ति के समय पूरी राशि से अधिक। इसके विपरीत में बाद की योजना में यह पेंशन योजना के ऑपरेटरों के लिए निवेश करने के लिए होगा। इस तरह जमा की गई राशि की संबंधित की सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी द्वारा निवेश की गई राशि पर्याप्त रिटर्न देती रहेगी। इसलिए कि पेंशन का भुगतान संबंधित कर्मचारी को न केवल इस दौरान किया जाएगा उनका जीवन काल, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनके परिवार के सदस्यों के लिए। यदि विकल्प योजना के पैराग्राफ 11(3) के तहत कट ऑफ तिथि के बाद अच्छी तरह से वहन किया जाना था, ये बहुत असंतुलन पैदा करेगा और उन लोगों द्वारा क्रॉस सब्सिडी की राशि होगी जो नियमित रूप से पेंशन में योगदान कर रहे थे। उन लोगों के पक्ष में योगदान जो बाद में समय पर आते हैं और चले जाते हैं, सभी फायदों के साथ। यह प्रस्तुत किया गया था कि राशि के निवेश पर जोर, दोनों फंड गुणात्मक रूप से अलग अलग आयाम के होंगे। एनएस यानी दो योजनाओं के बीच का अंतर जो निर्णय का आधार था। आरसी में बाद के निर्णय में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया था। उनके निवेदन में यह केवल राशि का समायोजन नहीं होगा, एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर, जैसा कि आरसी में कहा गया है, आरसी गुप्ता ने कहा है, और वह आरसी गुप्ता के फैसले फिर से जाना आवश्यक था। 9 नंबर पॉइंट है, ये और अन्य सबमिशन जो प्रयोज्यता को छूते हैं, निर्णय में निर्धारित सिद्धांत के आरसी गुप्ता के बहुत पर जाओ, मामले की जड़ पर जाओ, 2 जजों की बेंच में बैठना नहीं होगा। उक्त सबमिशन से निपटने के लिए हमारे लिए उपयुक्त है तार्किक पाठ्यक्रम होगा। इन सभी मामलों को कम से कम 3 जजों की बेंच को रेफर किया जाए ताकि उचित निर्णय लिया जा सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, इन्होंने लास्ट में 3 जजों की बेंच को रेफर किया था जिससे कि उचित निर्णय लिया जा सकता है। 10 नंबर पॉइंट है, विचार के लिए उठने वाले प्रमुख प्रश्न क्या है, तो ये है कर्मचारियों के अनुच्छेद 11(3) के तहत एक कट ऑफ तिथि होगी पेंशन योजना की, और ये इस निर्णय में और इसका निर्णय होगा, और शासी सिद्धांत जिसके आधार पर ये सभी मामले होने चाहिए और उनका निपटारा। और 11 पॉइंट, इसलिए रजिस्ट्री को इन मामलों को पहले रखने का निर्देश दिया जाता है माननीय मुख्य न्यायाधीश को अपेक्षित दिशा निर्देश देने के लिए, ताकि ये मामले बड़ी बेंच के सामने रखा जा सकता है। जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी, नई दिल्ली, 24 अगस्त 2021। तो दोस्तों, ये 24 अगस्त 2021 का जो फैसला था पूरा हमने सुनाया है और कोशिश की है कि आपको पूरा हिंदी में समझ में आए। और अगर फिर भी आपको कुछ टॉपिक क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट